बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CCNP राउट के लेक्चर नंबर 11 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और हमने लेक्चर नंबर 11 में भी अपनी लैब को कंटिन्यू करना है। आई रियली होप कि ये हमारा लैब का आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें भी हमने चीज़ें काफ़ी सारी डिस्कस करनी है, लेकिन इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं रह गए कि हमें एक और इसका पार्ट करना पड़े। आई एम रियली होपिंग एज वेल कि आपकी हालत कुछ ऐसी ना होगी हो कि भी ऑलरेडी इतनी कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप अभी भी किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, आई वुड वांट यू कि आप वापस से दोबारा लेक्चर्स को दोबारा से देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इस उस चीज़ को जहाँ तक हमने लैब की है उसको प्रैक्टिस करके तभी आप आगे बढ़ें। क्योंकि अभी अगर आप ऑलरेडी इतने कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अभी हमने एक्चुअल पाथ्स के साथ जो है वो डिफरेंट उसको मैनिपुलेट करना है, डिफरेंट पाथ्स को और मैट्रिक्स को चेंज करना है। तो मैं तो ये पूरी की पूरी लैब इकट्ठी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट बिकॉज अगर मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करता तो वो तो 3 घंटे 3.5 घंटे से ऊपर का बन जाता, तो विच इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड। मैं इसको इसीलिए 50-55 मिनट्स पे एक लेक्चर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। आप बेशक एक लैब को करें और उसकी कॉन्फ़िग सेव करके जब नेक्स्ट लेक्चर आप तक पहुंचे तो फिर आप उस लैब को कंटिन्यू करें और फिर उसको सेव करके अपने काम को आगे बढ़ें। सो आई गेस वी शुड कंटिन्यू, अपनी लैब को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि अगला स्टेप हमारे पास क्या है। सो हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कि ब्रांच 5 पर अब हमारे पास सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर दोनों की डिटेल मौजूद है। तो हमारे पास सक्सेसर भी है जिसका फिजिबल डिस्टेंस है 2816 और फिजिबल सक्सेसर भी है। अब अगर मैं इसकी डिटेल देखूं तो ये तीसरा राउट फिजिबल सक्सेसर इसलिए नहीं बना बिकॉज इसका जो एडवर्टाइज डिस्टेंस है वो स्मॉलर नहीं है इन नंबर देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ सक्सेसर। आई रियली होप कि अभी हमने कैलकुलेशन को इतनी दफा रिपीट कर ली है कि अभी तक आपको ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि ये कैलकुलेशन कैसे आई। ये कैलकुलेशन आई टोटल डिले को अगर मैं डिवाइड करूं 10 से to get tens of microsecond, so 110 divided by 10 gives me 11। इसको मल्टीप्लाई करूं 256 से, 256 multiplied by 11 that gives me 2816। अब अगर मैं टोपोलॉजी को देखूं तो टोपोलॉजी के लिहाज से कुछ इस तरह से है। लेट्स ब्रिंग माय पेंट जॉब। सो टोपोलॉजी के लिहाज से जो सक्सेसर है वो कुछ इस तरह से अटैच है कि यहाँ पे है हमारे पास ब्रांच 3 और यहाँ पे है हमारे पास ब्रांच 5। यहाँ पे डिले है 100, यहाँ पे डिले है 10 फॉर लूपबैक इंटरफेस। तो राउटर 5 के लिए सक्सेसर का फिजिबल डिस्टेंस है 110 और एडवर्टाइज डिस्टेंस है 10। अब राउटर 3 ने ये जो वैल्यू है, ये जो एडवर्टाइज डिस्टेंस की ये जो मैट्रिक आ रहा है हमारे पास 256, ये राउटर 3 ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमें भेजा है। तो राउटर 3 ने बताया मुझे कि भी मेरा ये जो एडवर्टाइज डिस्टेंस है वो बनता है 256 मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ है 0 प्लस डिले की वैल्यू, डिले क्या है 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, ये हमने टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड लेना है एंड दैट गिव्स मी 1। So 256 multiplied by 1 and that gives me a metric cost of 256। और यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि हमें जो एक्चुअल एडवर्टाइज डिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 256। इसी तरह से ये एडवर्टाइज डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ हुआ है, ये हमें हमारे नेबर ने भेजा है।
कि भी ये मेरा एडवर्टाइज डिस्टेंस है। सो लेट्स सी, ये कनेक्शन राउटर 5 जो है ये आगे कनेक्टेड है टूवर्ड्स राउटर 2 और ये राउटर 2 कनेक्टेड है राउटर 3 से। हमने यहाँ पे डिले की वैल्यू चेंज कर दी है 50 और यहाँ पे है 100। अब ये जो वैल्यूज है, सॉरी, ये है इस रास्ते के लिए, सक्सेसर के लिए। फॉर फिजिबल सक्सेसर R5 ने कहा कि फिजिबल डिस्टेंस है 150 एंड 10 इज 160 और एडवर्टाइज डिस्टेंस है 60। अब इसने अपनी मैट्रिक कैलकुलेशन की, इसने जो मैट्रिक कैलकुलेशन की वो हमारे पास आएगी फिजिबल डिस्टेंस में। अब ये क्या करेगा, राउटर 5 फिजिबल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर फिजिबल सक्सेसर ये सेम मैट्रिक कैलकुलेशन करेगा 256 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 160 divided by 10, so that will give me 256 multiply by 16 और ये आ जाएगा 256 multiply by 16 is 4096. So 4096 is our feasible distance for feasible successor. अब ये जो एडवर्टाइज डिस्टेंस की वैल्यू है ये एक्चुअली राउटर 5 ने कैलकुलेट नहीं की, ये कैलकुलेट की है राउटर 2 ने, बिकॉज राउटर 5 को नहीं पता कि राउटर 2 के लिए फिजिबल डिस्टेंस की टोटल वैल्यू क्या है। राउटर 5 को नहीं पता कि भी इसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी है। दो के उसने फिजिबल डिस्टेंस की डिटेल निकाली है लेकिन उसको दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। राउटर 2 जब ये कैलकुलेशन करता है तो राउटर 2 पे जो कैलकुलेशन होगी, राउटर 2 कैलकुलेट करेगा इसका फिजिबल डिस्टेंस है 60 और इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस है 10। तो ये अपनी कैलकुलेशन में कहेगा 256 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 10, so that will give me 256 multiplied by 6 और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 256 multiplied by 6 is 1536, so 1536। so राउटर 2 इस वैल्यू को एडवर्टाइज करेगा राउटर 5 की तरफ और फिर राउटर 5 देखेगा कि क्या ये वैल्यू मेरे सक्सेसर के जो फिजिबल डिस्टेंस है उससे कम है, जो उसने कैलकुलेशन के बाद निकाला है। ऑब्वियसली ये नहीं, कैलकुलेशन के बाद जो उसने मैट्रिक निकाला है फिजिबल डिस्टेंस से एडवर्टाइज डिस्टेंस की वैल्यू क्या कम है। अगर कम है तो ये फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा, अगर नहीं तो ये नहीं बनेगा। दिस इज हाउ कैलकुलेशन डज। सो नेबर जो है वो अपना एडवर्टाइज डिस्टेंस कैलकुलेशन करके अपने नेबर को भेजता है। अच्छा, अब यहां तक तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। राउटर 5 के पास 3.3.3.3 के लिए सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर दोनों मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक कि आगे क्या करना है। वो कह रहा है आगे हमारा स्टेप है कि आफ्टर टेस्टिंग ऑफ द फेल ओवर फ्रॉम सक्सेसर टू फिजिबल सक्सेसर you notice that it's taking a lot of time and experience lot of packet loss. You need to make sure that this failover happens as soon as possible with minimum packet loss. अब इसको टेस्ट करने की बारी आ गई। अब इसको मैं टेस्ट कैसे करूंगा, इसको मैं टेस्ट ऐसे करूंगा, मैं यहां से पिंग करूंगा 3.3.3.3 को और मैं कहता हूं इस पिंग को रिपीट करो। मैं इसको कोई एक बड़ा नंबर दे देता हूं और मैं एट द सेम टाइम ब्रांच 3 पे जाता हूं और इसका जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है 2/0 उसको मैंने शट करना है।
जब पिंग हो रहा होगा। सो मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0 के अंदर जाता हूँ, शट लिखता हूँ, अभी मैं इसको एंटर नहीं करता, मैं ब्रांच 5 में जाता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। पिंग अब हो रही है। अब मैं ब्रांच 3 में जाके इसको शट करता हूँ और देखता हूँ ब्रांच 5 में कि ये कितना टाइम लेती है फेल ओवर होने के लिए। इसने वेट करना है अपना होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर होने का। देयर वी गो, होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर हुआ। जो ही होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर हुआ, इसने कहा यहाँ पे नेबर डाउन, क्योंकि होल्ड डाउन टाइमर जो है एक्सपायर हो गया है, मुझे इस नेबर का नहीं पता। बट फौरन इसने क्या किया, फिजिबल सक्सेसर को इसने अपने राउटिंग टेबल के अंदर डाल दिया। पहले हमारे पास शो आईपी राउट देखा था पहले तो नहीं। तो शो आईपी राउट में पहले था 3.3.3.3 इज रीचेबल वाया 192.168.30.3। अभी अगर मैं शो आईपी राउट देखता हूँ तो ये है 192.168.25.2 जो कि हमारा फिजिबल सक्सेसर था यहाँ पे। बट लैब कह रही है कि ये पैकेट लॉस मिनिमम चाहिए। अब इसको मिनिमम से मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। इस वक्त होल्ड डाउन टाइमर है 15 सेकेंड और हेलो टाइमर है 5 सेकेंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रांच 5 से ब्रांच 3 के दरमियान जो लिंक है उस पे अपने हेलो इंटरवल्स को बहुत स्मॉल इंटरवल्स पे हेलो भेजनी है और होल्ड डाउन टाइमर बहुत छोटा करना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाऊंगा, मैं कहूंगा आईपी हेलो इंटरवल, और ये मुझे ऑप्शन ही सिर्फ EIGRP की देगा, EIGRP 25, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कितने सेकंड बाद हेलो, मैं कहता हूँ 1 सेकंड का हेलो, आफ्टर एवरी 1 सेकंड। और यहाँ पे एक और मैं देता हूँ कमांड फॉर होल्ड डाउन टाइमर, सो IP होल्ड टाइम EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम 25, और ये मैं रख देता हूँ 3 टाइम्स द हेलो टाइमर। सो हेलो टाइमर है 1 सेकंड, इसको मैं कर देता हूँ 3। मैं सेम ही चीज करूंगा ब्रांच 3 के ऊपर, 0/0 पे किया हमने, और ब्रांच 3 का इंटरफेस है 2/0। इसको मैं IP हेलो इंटरवल EIGRP 25 1, IP होल्ड डाउन टाइम EIGRP 25 3, इसको मैं नो शट कर देता हूँ। मेरी एडजेसेंसी जो है वो अप होगी। ब्रांच 5 पे गया और देखा राउटिंग टेबल, और ये सक्सेसर जो है वो वापस आ गया होगा। तो देयर वी गो 192.168.35.3। सो ब्रांच 3 का लिंक जो है वो वापस आ गया क्योंकि सक्सेसर, मैंने वहां से सक्सेसर का लिंक जो है वो अनशट कर दिया। अब मैं दोबारा इसे टेस्ट करता हूँ टू सी कि अब पैकेट लॉस कितने हो रहे हैं। पहले कितने हुए थे, अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट लॉस हुए थे। अब हमारे पास क्या होगा, तो मैं दोबारा से वही पिंग की कमांड को रेडी रखता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस में आता हूँ और इसको भी शट की कमांड को रेडी रखता हूँ, और ब्रांच 5 आगे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको शट करता हूँ और ब्रांच 5 पे आता हूँ, और देयर वी गो, हमारे सिर्फ 2 पैकेट लॉस हुए। तो हमने जो फिजिबल सक्सेसर को यूज करने का जो टाइमिंग थी वो हमने उसको ट्वीक किया ताकि फौरन से पहले एक पैकेट ये लॉस हुआ और एक ये यहाँ पे ये पैकेट लॉस हुआ हुआ, और यहाँ पे पिंग दोबारा से शुरू होगी। सो दिस इज हाउ वी डू इट, कि हम अपने हेलो टाइमर्स और होल्ड डाउन टाइमर्स को किस तरह से ट्वीक करते हैं। नो शट।
नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, एट द मोमेंट all traffic destined to loopback 4.4.4.4 is going via slow link towards branch 3. You need to make sure that any traffic destined to 4.4.4.4 goes via branch 5. तो यहाँ पे मैंने सोर्स मेंशन ही की, एट द मोमेंट ऑल द ट्रैफिक डेस्टिन्ड टू 4.4.4.4 फ्रॉम हेडक्वार्टर। सो हेडक्वार्टर से जितनी भी ट्रैफिक है वो जा रही है, इज गोइंग वाया स्लो लिंक टूवर्ड्स ब्रांच 3। यू नीड टू मेक श्योर कि एट द मोमेंट क्या हो रहा है कि ये ट्रैफिक हेडक्वार्टर से डेस्टिनेशन जिसकी हो रही है 4.4.4.4 वो जा रही है फ्रॉम हेडक्वार्टर टू ब्रांच 2, branch 2 to branch 3 and branch 3 to branch 4। लेट्स से कि ये जो लिंक है हमारे पास वो है 500 किलोबिट का, ये 1 meg का लिंक नहीं है। सो लेट मी कॉन्फ़िगर दिस एज 500 के। सो ब्रांच 3 एंड ब्रांच 2 के ऊपर branch 3 1/0 फिर 1/0 बैंडविड्थ 500 और ब्रांच 2 इंटरफेस फिर 1/0 bandwidth is 500। obviously ये just imagine कि ये bandwidth की वैल्यू पहले से configured है, but what we have to do here is कि ये bandwidth की हमने यहाँ पे क्या किया, लैब कह रही है कि ये कोई भी ट्रैफिक जो जा रही है 4.4.4.4 को फ्रॉम हेडक्वार्टर वो जा रही है वाया ब्रांच 2, ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4 और ये स्लो लिंक यूटिलाइज हो रहा है जो बिटवीन ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3 के बीच है। हमने ऐसी ट्वीकिंग करनी है कि ये ट्रैफिक जो है वो जाए फ्रॉम हेडक्वार्टर टू ब्रांच 2 एंड देन फ्रॉम ब्रांच 2 टू ब्रांच 5 एंड देन फ्रॉम ब्रांच 5 टू ब्रांच 4। जितनी भी ट्रैफिक है जो 4.4.4.4 को जा रही है वो ब्रांच 5 से होके जाए, ब्रांच 3 से नहीं होके जाए। Let me quickly read this out कि ये सही है। At the moment all the traffic destined to loopback 4.4.4 from headquarter is going via slow link towards branch 3। मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, slow link from branch 2 to branch 3। You need to make sure that any traffic destined to 4.4.4.4 goes via branch 5। यहाँ पे आप क्या होगा, let's first of all look कि क्या ट्रेस राउट हमें क्या दिखाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेस राउट ये जा रहा है ब्रांच 2 पे, ब्रांच 3 पे और ब्रांच 4 पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हेडक्वार्टर के लिए तो एक ही राउट है भेजने के लिए सारी ट्रैफिक टूवर्ड्स 4.4.4 क्योंकि एक ही लिंक है ब्रांच 2 का। अब जो कुछ हो रहा है वो ब्रांच 2 में हो रहा है, ब्रांच 2 इस लिंक को प्रेफर कर रहा है ओवर ब्रांच 5 लिंक। सो ब्रांच 2 जो है वो ब्रांच 3 के लिंक को प्रेफर कर रहा है टू गो टू 4.4.4.4 देन ब्रांच 5। सो लेट्स गो टू ब्रांच 2 एंड सी कि क्या हो रहा है। शो IP EIGRP टोपोलॉजी। सो ये कह रहा है कि 2 to 3 जो है वो है फिजिबल सक्सेसर और जो वाया 5 का जो लिंक है वो है, सॉरी ये जो है वो है सक्सेसर और जो वाया राउटर 5 है वो है फिजिबल सक्सेसर। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि ये वाला राउट जो है वो सक्सेसर बन जाए। अगेन
हम अपनी मेट्रिक कैलकुलेशन में क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ डिले की वैल्यू। अब देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट कि मैंने बैंडविड्थ और डिले दोनों वैल्यू यूज नहीं की यहाँ पे मैट्रिक कैलकुलेशन में। मोस्ट ऑफ द टाइम रियल वर्ल्ड में भी आप यही सिनेरियो देखेंगे। उसकी रीजन ये है कि जब बैंडविड्थ और डिले दोनों यूज होते हैं और जब मैं आप डिफरेंट पाथ सिलेक्शन के लिए मैट्रिक से मैनिपुलेट करते हैं, मैट्रिक को मैनिपुलेट करते हैं, तो आप बैंडविड्थ को मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चेंज करते बिकॉज बैंडविड्थ का इफेक्ट और बहुत सी चीज़ों पे पड़ सकता है। अगर आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगर की हुई है तो बैंडविड्थ चेंज करने का मतलब कि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन पे, उसकी शेपिंग पे, उसकी पॉलिशिंग डिफरेंट, उसकी कंपोनेंट्स पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए हम डिले की वैल्यू को ही सिर्फ यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि डिले की वैल्यू को किस तरह से चेंज करके आप अपने मैट्रिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। श्योरली सेम चीज आप बैंडविड्थ को यूज करके भी कर सकते हैं, बट जस्ट टू पॉइंट इट आउट कि हमने डिले को क्यों रखा अपनी इस लैब के अंदर। अब यहां पे क्या होगा, हमने ये देखना है कि ये वैल्यूज कैलकुलेट कैसे हो रही है। सो लेट्स हैव अ लुक। इस वक्त ब्रांच 2 प्रेफर कर रहा है ब्रांच 3 के राउट को। सो ये है हमारे पास ब्रांच 2, 3, 4, 5। इस लिंक को मैं नहीं ले रहा क्योंकि ये पाथ इसका मैट्रिक तो वैसे ही बहुत हाई हो जाएगा। सो फॉर राउटर 2 यहां पे हमारे पास डिले कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी 50, 100, ये लूप बैक है यहाँ पे 10, 100 और 100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रांच 2 जो है इस पाथ के लिए कैलकुलेशन कुछ इस तरह से कर रही है कि इस पाथ के लिए इसका जो फिजिबल डिस्टेंस है वो बन रहा है 160 और इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस बन रहा है 110 और इस पाथ के लिए इसका फिजिबल डिस्टेंस बन रहा है 210 और एडवर्टाइज डिस्टेंस बन रहा है 110। ठीक है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो फिजिबल डिस्टेंस है ये 160 से कम हो जाए, क्योंकि राउटर 2 के लिए जो भी कम से कम फिजिबल डिस्टेंस वैल्यू रहेगी जिस भी राउट की, जिस भी पाथ की, वो सक्सेसर बनेगा। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं यहां पे डिले कॉन्फ़िगर कर सकता हूं 10। अब क्या होगा, अब फिजिबल डिस्टेंस, लेट्स से मैंने ये डिले कॉन्फ़िगर किया 10। अब राउटर 2 के लिए इस पाथ के लिए फिजिबल डिस्टेंस हो जाएगा 120 और एडवर्टाइज डिस्टेंस हो जाएगा 20। करेक्ट, और इससे ये वाला पाथ जो है वो सक्सेसर बन जाएगा और ये वाला पाथ फिजिबल सक्सेसर भी बन जाएगा क्योंकि एडवर्टाइज डिस्टेंस इज लेस देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ द सक्सेसर। सो लेट्स गो एंड डू दैट। मैं क्या करता हूं, मैं राउटर 4 पे जाके इस डिले वैल्यू को चेंज करता हूं राउटर 4 पे और राउटर 5 पे। सो लेट्स गो एंड डू दैट। राउटर 4 और इसका इंटरफेस है 1/0। यप, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिले 1, विच मीन्स इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअल इंटरफेस के लिए वो होगा 10 माइक्रोसेकंड।
और इसी तरह मैं ब्रांच 5 पे भी 1/0 डिले 1। अब क्या होगा, अब कैलकुलेशन कुछ इस तरह से रहेगी ब्रांच 2 के लिए। अगर मैं EIGRP टोपोलॉजी को दोबारा देखूं, अब क्या हो रहा है, पहले क्या था, 23.3 सक्सेसर था और 25.5 फिजिबल सक्सेसर था। अब ये उल्टा हो गया, 25.5 सक्सेसर बन गया और 23.3 फिजिबल सक्सेसर बन गया है। और ये वैल्यू हमारे पास कैसे कैलकुलेट हुई, अगेन द रीजन व्हाई आई एम शोइंग यू कि आपके माइंड में ये चीज बैठ जाए कि ये चीजें कैसे कैलकुलेट हो रही हैं। सो लेट मी ब्रिंग इन द कैलकुलेटर। सो फ्रॉम राउटर 2 हमारे पास एज वी सेड के फॉर्मूला है हमारे पास 256 मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ हमने 0 किया हुआ है। डिले की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी आ रही है, 2, और 20 सॉरी 120 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय 12। सो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 256 मल्टीप्लाई बाय 12, 3072। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आवर वैल्यू इज। और ये वैल्यू एडवर्टाइज की है हमें हमारे नेबर ने कैलकुलेशन करने के बाद। तो अगर अपने नेबर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और हम ये देख रहे हैं कि इसका जो फिजिबल सक्सेसर है उसका एडवर्टाइज डिस्टेंस इज लेस देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ सक्सेसर। अब अगर मैं दोबारा जाके हेडक्वार्टर से ट्रेस रूट करता हूं, अब हम देखें कि हमारे पास ये जो दूसरा हॉप है वो R3 की बजाय, ब्रांच 3 की बजाय वो हमारे पास आ गया है ब्रांच 5। सो देयर वी गो, हमारा अगला जो टास्क था वो भी हमने अकम्प्लिश कर लिया। Next, you have three routes towards 3.3.3.3 from branch 5. Shut down the link towards branch 3 and branch 2 and test query and reply are working fine via branch 4. Interesting. Let's do that. So, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रांच 5 पे जाता हूँ और मैं अपने इस पिंग को दोबारा से लेता हूँ, बल्कि इसे लेने से पहले मैं डिबग ऑन करता हूँ, डिबग EIGRP। और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, पैकेट्स और कौन सा पैकेट, हेलो पैकेट डिबग करना है, क्वेरी डिबग करना है, रिप्लाई डिबग करना है, क्या डिबग करना है। मैं कहता हूँ भाई मैंने एक तो क्वेरी डिबग करना है और रिप्लाई डिबग करना है। तो ये क्वेरी और रिप्लाई मैंने डिबग कर लिया। ये तो मुझे काफी सारे दे देगा। ओके, यू नो व्हाट, मैं यू ऑल करता हूँ। तो मुझे सिर्फ क्वेरी डिबग करनी है, मैं रिप्लाई को डिबग, क्योंकि ये वो ऑथेंटिकेशन के रिप्लाई जो इसे मिल रहे हैं उसको ले रहा है। तो मैं सिर्फ क्वेरी को डिबग को ऑन करता हूँ। इसमें भी इसको मिलेगा। ओके वेल, हमारा नेबर भी फ्लैट हुआ फॉर सम रीजन। नो, चलिए हमारे पास ब्रांच 3
इंटरफेस इंटरनेट 2/0, फिर इसको मैं शट करूंगा वाइल मेरा ये पिंग रन हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ही होल्ड डाउन टाइम जो है वो एक्सपायर हुआ, राउटर 5 ने क्वेरी की अपने फिजिबल सक्सेसर को कि भाई क्या तुम्हारे पास ये राउट है। तो उसने फौरन देखा कि मेरे पास ये राउट ऑलरेडी टोपोलॉजी टेबल के अंदर है, जो IPEIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स। तो इसके पास ऑलरेडी फिजिबल सक्सेसर के लिए ये लिंक मौजूद है। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ से इसे अनचेक नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे वहाँ पे 3 डिफरेंट पाथ्स नज़र नहीं आ रहे थे। सो मुझे सिर्फ 2 ही रास्ते नज़र आ रहे थे। सो लेट मी डू दैट अगेन, ऑल लिंक्स। ये मेरे पास 3 रास्ते हैं। अब पहला जो ही हमने डाउन किया टूवर्ड्स राउटर ब्रांच 3, तो मैंने देखा ओके मेरे पास जो है वो फिजिबल सक्सेसर है, फौरन अप हुआ, उसने ट्रैफिक वहां भेजना शुरू कर दी। मैंने क्या करना है, मैं अब इस पर्टिकुलर पाथ को शट डाउन करूंगा और इस पाथ को भी शट डाउन करूंगा। 1536 इसमें कुछ तरतीब उल्टी सी की हुई है। ये हमारे पास सक्सेसर है और ये फिजिबल सक्सेसर है क्योंकि इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस जो है वो छोटा है देन सक्सेसर के फिजिबल डिस्टेंस है। तो ये जो राउट्स है इस वक्त ये ना सक्सेसर है ना फिजिबल सक्सेसर है, ये जस्ट एक अनदर रास्ता है टू गो डेस्टिनेशन। तो मैं इस लिंक को भी शट डाउन करूंगा और इस लिंक को भी शट डाउन करूंगा। सो मैं ब्रांच 3 में फास्ट इथरनेट 2/0 को शट डाउन करूंगा और दूसरा ब्रांच 2 में फास्ट इथरनेट 2/0 को शट डाउन करूंगा। सो ब्रांच 2 इंटरफेस 2/0 शट। वापस आऊंगा इधर तो मैं इसको लेट्स डू लॉगिंग, क्योंकि वो बहुत सारे लॉग मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं स्क्रीन पे, तो इट जस्ट गेट्स डिफिकल्ट आपको वो पता नजर आई चीजें। सो लॉगिंग बफर and the buffer size I'll say 4096 for logging लॉगिंग कंसोल के जितने भी कंसोल मैसेजेस हैं वो सारे लॉग के ऊपर जाएं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ डिबग EIGRP क्वेरी, सॉरी पैकेट क्वेरी। दोनों तरफ लॉग कर रहा है क्यों?
sorry, no login console, not login console, मैं login console दे रहा था। अब ये हमारे पास नहीं आएंगे मैसेजेस हमारे कंसोल के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको पिंग करता हूँ और मैं ब्रांच 3 पे जाके इसको शट करता हूँ और ब्रांच 2 से भी शट करता हूँ। अब देखें कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। एंड देयर वी गो। तो काफी टाइम लगा इसको एक्चुअली, क्योंकि इसने क्वेरी भेजी और फिर क्वेरी जब राउटर 2 का लिंक हमने शट किया हुआ था, ब्रांच 3 का लिंक शट किया हुआ था, तो हमारे पास राउटर 5 के पास, ब्रांच 5 के पास एक ही रास्ता था, टू गो टू ब्रांच 4 क्वेरी करना। ब्रांच 4 ने फिर आगे क्वेरी करनी थी और फिर उसको रिप्लाई देना था कि हाँ भी मेरे पास ये राउट है, तुम मेरे पास ट्रैफिक भेजो। इसलिए इसको काफी टाइम लग गया और हमारे पास काफी ज्यादा पैकेट लॉस आए। तो लेट्स लुक एट शो लॉग। तो यहाँ पे हमारा, हमने पहला नेबर जो है उसको शट डाउन किया और saying कि sending query on fast ethernet 1/0 जो कि towards branch 4 को जा रही है। और यहाँ पे sending query 2/0, गैस यहाँ पे वो शट डाउन नहीं हुआ था अभी। और हमारे पास और क्योंकि हम रिप्लाई को डिबग नहीं कर रहे इसलिए हमें रिप्लाई नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पे ये सिर्फ क्वेरी सेंड करता है और फिर इसको वापस रिप्लाई आता है और रिप्लाई में उसे वो पता चलता है कि मेरे पास ये राउट है। और जब ये क्वेरी जाती है, ये क्वेरी जाती है विद द पर्टिकुलर राउट जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने जब वायर शार्क में देखा था कि वो एक्चुअली उसको 4 बिलियन समथिंग उसका मैट्रिक भेजता है कि भाई मेरे पास ये राउट नहीं है, तुम्हारे पास अगर कोई राउट है तो बता दो। तो वो फिर इसको रिप्लाई में राउटर 4 इसको भेजता है कि हाँ भी मेरे पास राउट है, दिस इज द राउट आई हैव। तो फिर वो उसे अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करता है। तो अब अगर मैं इसके शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स में भी देखूं तो इसके पास सिर्फ एक ही राउट होगा टू गो टू राउटर 3 विच इज 45.4। सो हमने टेस्ट कर लिया, हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो क्वेरी मैसेज है वो सही काम कर रहा है और ट्रैफिक, अगर हमारे पास सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर दोनों अवेलेबल ना हो तो भी हमारी ट्रैफिक जो है वो यूजिंग राउटर 4 यूजिंग ब्रांच 4 वो सही डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है। नो शॉट, no shot. Let's have a look what have we got next. From branch 3, you have been asked to implement the unequal cost load balancing towards 4.4.4.4 in 4:1, so that for every 4 packets that goes to 4.4.4 via branch 5, you send 1 packet to branch 4 on a directly connected interface. So टास्क है हमारा कि फ्रॉम ब्रांच 3 से जो ट्रैफिक जा रही है 4.4.4.4 को, वो कुछ इस तरह से जाए कि 4 पैकेट्स जो हैं वो जाएं ब्रांच 5 की तरफ और 1 पैकेट जाए ब्रांच 4 की तरफ। सो अनइक्वल कॉस्ट पाथ लोड बैलेंसिंग हमने करनी है ऑन ब्रांच 3। सो लेट्स लुक एट दैट। यहां पे काम आएगी हमारे पास वेरिएंस कमांड। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि ब्रांच 3 पर क्या हो रहा है इस वक्त, उसके पास कौन सा राउट है टू गो टू 4.4.4.4।
सो शो IP route 4.4.4.4, इसके पास एक ही राउट है टू गो टू राउटर 4, ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस को यूज कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस, शायद उसकी बैंडविड्थ लो है इसलिए हम उस पर कम पैकेट देना चाह रहे हैं और ब्रांच 5 की तरफ से हम ज्यादा पैकेट्स जो है वो देना चाह रहे हैं। फॉर वट एवर रीजन कुछ भी हो सकती है, बट हमने अपनी लैब को देखना है कि लैब हमसे डिमांड कर रही है कि 4 पैकेट है वो जाए राउटर 5 की तरफ, ब्रांच 5 की तरफ, और एक पैकेट जाए डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक पर। अब राउट ब्रांच 3 के लिए तो उसके पास तो है ही एक रास्ता ही एक है, बट अगर उसकी हम टोपोलॉजी में देखें, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, सो अब यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहां पे सक्सेसर भी है और फीजिबल सक्सेसर भी है। अब यहां पे क्या होगा कि इसके पास ये रास्ता तो है ऑलरेडी गोइंग 34.4, और इसके पास ये वाला पाथ भी है 35.5 जो कि फिजिबल सक्सेसर है, लेकिन फिजिबल सक्सेसर तब तक राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होगा जब तक सक्सेसर डाउन नहीं हो जाता। लेकिन अगर मैं इसको ये कमांड दूं, राउटर EIGRP 25, और मैं कहता हूं वेरिएंस 2, अब ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू को लेगा 2816 और ये इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा 2 से, जो भी हमने वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करेगा। 2816 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 5632। कोई भी दूसरा राउट इस तक पहुंचने के लिए 4.4.4.4 तक पहुंचने के लिए जिसका फिजिबल डिस्टेंस इससे कम हो, 5632 से कम होना चाहिए, वो उन सब राउट्स को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा ताकि वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग में हिस्सेदार बन सके। अब यहां पे अगर मैं दोबारा राउटिंग टेबल देखूं, शो IP राउट, तो मेरे पास मैंने देखना है सिर्फ 4.4.4 का, शो IP राउट 4.4.4.4। अब मेरे पास दो राउट्स हैं, एक डायरेक्टली कनेक्टेड, दूसरा जो हमारे पास फिजिबल सक्सेसर था, और इनमें जो शेयर है वो है एवरी 11 पैकेट्स जो ये राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक से भेजता है, ये 12 पैकेट भेजता है ऑन अ डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक, सॉरी ये 12 पैकेट भेजता है ऑन अ डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक और 11 पैकेट भेजता है थ्रू राउटर 5। तो ये काइंड ऑफ लाइक 2:1 है इस वक्त के, दो पैकेट जा रहे हैं वो राउटर 3 से राउटर 4 की तरफ डायरेक्टली, और एक पैकेट जा रहा है ब्रांच 5 से होता हुआ ब्रांच 4 की तरफ। बट लैब हमें कुछ और ही डिमांड कर रही है, लैब कह रही है कि 4 पैकेट जो हैं वो जाएं राउट ब्रांच 5 की तरफ और एक पैकेट जाए टूवर्ड्स ब्रांच 4 ऑन अ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिले वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। सो ऑन ब्रांच 3 इसके जो ये फास्ट इस इंटरफेस को सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेट मी ब्रिंग द पेंट एप्लीकेशन सो दैट आई कैन डिस्कस इट। सो ये है हमारे पास 3 4 5, इस वक्त ये है सक्सेसर, ये है फिजिबल सक्सेसर। हमने एक तो इसको सक्सेसर बनाना है, और इस वक्त जो हमारे पास चल रहा है मैट्रिक वैल्यूज, लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। सो उसको देखने के लिए शो IP EIGRP टोपोलॉजी एंड 4.4.4.4 255.255.255.255. सो यूजिंग राउटर 5 ये यूज कर रहा है 100
120 की इसकी टोटल डिले है और सक्सेसर के लिए 110 की है, यानी कि डिले हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की हुई है 10, 10 और 100। अब राउटर 3 के लिए इस रास्ते के लिए, इस पाथ के लिए जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिजिबल डिस्टेंस है 110 और एडवर्टाइज डिस्टेंस है 10 और इस पाथ के लिए है फिजिबल डिस्टेंस 120 और एडवर्टाइज डिस्टेंस है 100 एंड सॉरी एडवर्टाइज डिस्टेंस है 20। अब हमने पहले तो इसको सक्सेसर बनाना है ताकि हम इस पे ज्यादा ट्रैफिक भेज सकें। इसको सक्सेसर बनाने के लिए हमें इस इंटरफेस की जो डिले वैल्यू है उसको थोड़ा बुरा दिखाना पड़ेगा कि ये इंटरफेस डिले सही नहीं है, तुम इसको सक्सेसर नहीं बनाओ। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, यहाँ पे डिले जो है वो है 50 क्या देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, इस रास्ते से जाने के लिए फिजिबल डिस्टेंस हो जाएगा 60, सॉरी नॉट 50, 50 हमें कॉन्फ़िगर करना है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्चुअल हमें रखना है लेट्स से 500। तो ये अब आएगा 510 और एडवर्टाइज डिस्टेंस हो जाएगा सेम 10 और यहाँ पे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि इस पाथ की फिजिबल डिस्टेंस की वैल्यू इस पाथ से कम है तो ये हमारे पास सक्सेसर बन जाएगा और अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ये वाला सक्सेसर है अब, सो ये राउट आपका सक्सेसर बन गया और ये आपका फिजिबल सक्सेसर बन गया। अब जब मैंने EIGRP प्रोसेस के अंदर जाके वेरिएंस की कमांड दी, मैंने कहा वेरिएंस 2, उसने क्या किया, फिजिबल डिस्टेंस को लिया 120, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, दैट गिव्स मी 240। उसने देखा कि कोई भी ऐसा राउट जिसका फिजिबल डिस्टेंस 240 से स्मॉल है उसको मैं कंसिडर कर लूंगा लोड शेयरिंग के लिए। अब ये वाला तो इसका जो फिजिबल डिस्टेंस है वो तो है 510, तो इस वेरिएंस से तो ये पूरा नहीं होगा। लेट्स से इफ आई डू इट मल्टीप्लाई बाय 3, अगर मैं कहता हूँ वेरिएंस 3, तो वेरिएंस 3 में क्या होगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 3, 360 स्टिल डजंट गिव मी एनफ कि ये इस फिजिबल डिस्टेंस को कवर करे। लेट्स डू 5, सो 120 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट्स 600 और 600 इसको कवर करेगा, 510 जो है is smaller than 600। so हमें इस पर्टिकुलर पाथ को कंसिडर करने के लिए फॉर लोड शेयरिंग हमें यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू देने पड़ेगी 5। तो एक तो हमें यहाँ पे डिले ज्यादा करना है और दूसरी हमें वेरिएंस की वैल्यू जो देनी है वो देनी है 5, ताकि ये फिजिबल डिस्टेंस 5 से मल्टीप्लाई हो, 125 से मल्टीप्लाई हो और इसका हमारे पास जो जवाब आएगा वो है 600। अब क्योंकि ये वैल्यू फिजिबल डिस्टेंस ये लोअर है 600 से, तो दैट मीन्स कि ये पाथ सेलेक्ट हो जाएगा फॉर लोड शेयरिंग के लिए। सो होप आपको समझ आई हो पूरे पूरे कॉन्सेप्ट की। सो व्हाट आई हैव टू डू ऑन ब्रांच 3, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, डिले है मेरी 50
और जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी 500 और सेम चीज मैं करूंगा ब्रांच 4 के ऊपर इंटरफेस FA0/0 डिले 50 और डू शो इंटरफेस FA0/0 और मेरा डिले जो है वो है 500। परफेक्ट। अब मैं राउटर 3 पे जाके देखता हूँ कि मेरे टोपोलॉजी टेबल में क्या फर्क पड़ा है। इस वक्त जो मेरा फिजिबल सक्सेसर है वो है डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस सक्सेसर है और राउटर 5 जो है वो है फिजिबल सक्सेसर। तो व्हाट आई विल डू कि मैं दोबारा देखता हूँ टोपोलॉजी टेबल और अब मेरे पास राउटर 5 जो है वो सक्सेसर है और राउटर 4 को जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है वो बन जाएगा फिजिबल सक्सेसर। अब देखें इसकी ये जो मैट्रिक कैलकुलेशन आ रही है। सो 3072 मल्टीप्लाई, अगर मैं वेरिएंस 2 करता हूं तो ये आता है 6144। जो फिजिबल सक्सेसर की वैल्यू है 13000। क्या 6000 क्या 13056 स्मॉलर है 6144 से? नहीं। अगर मैं 3072 को मल्टीप्लाई करूं 3 से, क्या 13056 स्मॉलर है 9216 से? नो। सो व्हाट वी सेड कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। देयर वी गो। क्या 13056 स्मॉलर है 15360 से? यस इट इज। तो अगर हम वेरिएंस 5 करेंगे तो ये दोनों पाथ सेलेक्ट हो जाएंगे लोड शेयरिंग के लिए। सो राउटर EIGRP25 do show run। आई थिंक मैंने पहले वेरिएंस कॉन्फ़िगर की थी। I'm just gonna double check that। So no variance 2, variance 5 and there we go। अब अगर मैं शो आईपी राउट देखूं अब कहेंगे सर ये क्या, हमने तो पहले भी तो हमने यही किया था कि वेरिएंस 2 करके और हमने सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर हमने वो उसकी उन दोनों को राउटिंग टेबल में डाल दिया था, तो फिर अभी क्या डिफरेंट किया? आई शो यू हियर। अभी ये डिफरेंस किया कि क्योंकि हमने डिले की वैल्यू बढ़ा दी थी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी ऑन राउटर 4 का जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है राउटर 3 के साथ, ब्रांच 3 के साथ, इसलिए अब आप देखें कि उसका शेयर काउंट है 7 पैकेट्स और जो लिंक है राउटर 5 के थ्रू जाने वाला उसका शेयर है 30 पैकेट्स। तो अगर मैं यहां पे आई डू न्यू, सो ये 3 4 5 यहाँ पे भेज रहा है 30 पैकेट्स और यहाँ पे भेज रहा है 7 पैकेट्स, यानी रेशो है 30:7, यानी 30 डिवाइडेड बाय 7 एंड दैट गिव्स अस roughly about 30 divided by 7 about 4.2। सो हमें रेशो क्या चाहिए थी? 4:1 चाहिए थी, तो वो हमारी अकम्प्लिश हो गई यहाँ पे कि 4 पैकेट्स जो है वो जा रहे हैं राउटर 5 की तरफ और एक पैकेट जा रहा है राउटर 4 की तरफ ऑन अ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। सो देयर वी गो, हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। The next is your company has opened 2 new small remote offices and has contacted a service provider to give them frame relay connection. You need to implement EIGRP on the remote offices branch 7 and branch 8 and make sure they have the connectivity to headquarter by running EIGRP between them। अब हमारे पास ये जो
राउटर्स हैं वो आ गए इन क्वेश्चन, हमने EIGRP रन करना है इनके बीच। सो लेट्स डू दैट। इसका है 10.1.1.1, so I'll go on headquarter router and I'll see interface serial 1/0, IP address 10.1.1.1 255.255.255.0, no shut। और इसको ऑलरेडी मैंने नो पैसिव इंटरफेस कर दिया था EIGRP के अंदर, और मैं करता हूँ राउटर EIGRP25 network 10.1.1.0। I'll go on branch, I have to do the, नहीं हमने थोड़ा गलत कर दिया। So interface serial 1/0 no IP address, इसमें मैंने IP address नहीं कॉन्फ़िगर करना। encapsulation frame relay, और मुझे जाना है on sub interface serial 1/0.1 multi point, और यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगर करना है IP address 10.1.1.1.0, और इसको शट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एनीवे नो शट। और यहाँ पे मुझे देना है फ्रेम रिले मैप IP 10.1, डेस्टिनेशन IP है 1.1.7, और इसका डेल्सी नंबर है 7 के लिए 1 और 2, और यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं ब्रॉडकास्ट कीवर्ड, और इसी तरह .8 के लिए है 1 और 3 और ब्रॉडकास्ट के साथ। ब्रांच 7 पे जाऊंगा, सो इंटरफेस सीरियल 1/0 encapsulation frame relay no shut IP address 10.1.1.8 55.255.255.0, सॉरी ये है .7, show run interface serial 1/0, और राउटर इसको मैंने फ्रेम रिले का मैप भी देना है इंटरफेस सीरियल 1/0, सो फ्रेम रिले मैप IP 10.1.1.1 201 ब्रॉडकास्ट, और यहाँ पे मैं दूंगा इंटरफेस सीरियल 1/0 encapsulation frame relay IP address 10.1.1.8 255.255.255.0 no shut frame relay map IP 10.1.1.1, और यहाँ है मेरे पास डेल्सी है 301 ब्रॉडकास्ट। देयर वी गो। क्या मैं पिंग कर सकता हूँ अपने हेडक्वार्टर को 10.1.1.1 को? जस्ट अ बिट ऑफ ग्लिच, पिंग नहीं कर रहा था, तो मैंने सिर्फ इसको शट करके नो शट दोबारा किया, और अब ये पिंग कर रहा है। सो फ्रॉम हेडक्वार्टर एज वेल 10.1.1.7 और पिंग 10.1.1.8, so दैट मीन्स हमारा लेयर 2 फ्रेम रिले की मैपिंग बिल्कुल सही काम कर रही है। नाउ लेट्स गो ऑन, so run 5 section router EIGRP do show run, एडवर्टाइज किया हुआ है, नो समरी भी है, तो मैं यहाँ पे भी जाके इसको एडवर्टाइज करता हूँ। सो राउटर EIGRP 25 do show IP interface brief, और मैंने लूपबैक ऑलरेडी बनाया हुआ है, और मैं कहता हूँ नेटवर्क 10.1.1.0 नो ऑटो,
network 7.7.7.7. अच्छा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि हमने हेडक्वार्टर राउटर में जो पैसिव इंटरफेस की कमांड दी हुई थी, उसमें पैसिव इंटरफेस में हमारे पास सीरियल 1/0.1 भी ऑन अ पैसिव इंटरफेस इंक्लूडेड था। मैंने एक्सक्लूड किया था, मैंने दिए थी कमांड नो पैसिव इंटरफेस सीरियल 1/0 की, बट क्योंकि मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन की है ऑन सीरियल 1/0.1 के ऊपर ऑन सब इंटरफेस, इसलिए ये नेबर नहीं बना। पहले जब मैंने आईपी एड्रेस दिया था लास्ट टाइम जब मैं ये काम कर रहा था, तो मैं ये लैब जब बिल्ड कर रहा था तो मेरे साथ इश्यू हुआ कि हालांकि पैसिव इंटरफेस उस वक्त मैंने नहीं दिया था ओवरऑल, तब भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, बट दैट वाज GNS3 इशू। मुझे GNS3 लिटरली 2 बार उसे पूरा ऑफ करके दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ा और एकदम से वो फ्रेम रिले ने काम करना शुरू कर दिया। सो अगर आपके फ्रेम रिले में कोई इश्यू हो, मेक श्योर यू चेक पैसिव इंटरफेस, एंड अगर पैसिव इंटरफेस होने के बावजूद आपको इश्यू हो तो मेक श्योर कि आप उसे रीस्टार्ट दोबारा से करें। फॉर सम रीजन GNS3 के फ्रेम रिले में भी कोई इश्यू है, वो हर दफा फर्स्ट टाइम पे काम नहीं करता। सो अभी यहाँ पे हमारे पास मैंने इसे पैसिव इंटरफेस तो दे दिया, नो पैसिव इंटरफेस सीरियल 1/0.1। जो ही मैंने ये कमांड दी, मैंने देखा मुझे EIGRP के मैसेजेस आना शुरू हो गए, के वैल्यू मिसमैच, क्योंकि हमने इस हेडक्वार्टर राउटर के ऊपर डिले को कॉन्फ़िगर किया हुआ है एज अ मेट्रिक कैलकुलेशन वैल्यू। अब हमने सेम चीज करनी है ऑन ब्रांच 7। सो मैं जाता हूँ ब्रांच 7 पे और मैं इसको देता हूँ राउटर EIGRP 25 और मेट्रिक वेट 000 और K3 100, एंड जो ही मैं दूंगा ये should bring my neighbor relationship up, एंड देयर वी गो। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन राउटर 7 से उसकी नेबर रिलेशनशिप हेडक्वार्टर की वो फॉर्म हो गई है। सेम थिंग ऑन ब्रांच 8। सो राउटर EIGRP 25 and metric weight 000 100, एंड थोड़े टाइम के बाद ये भी उसको नेबर फॉर्म कर लेगा। अब मैं इसका नेटवर्क 7.7.7.7 एडवर्टाइज करता हूँ और इसमें नेटवर्क 7.7.7.7 एडवर्टाइज करता हूँ। K3 की वैल्यू हमने सही दी है, just taking bit of time, there we go, new adjacency। अब हमारे पास हेडक्वार्टर पे EIGRP नेबर, हमारे पास 10.1.1.7 10.1.1.8 दोनों एज अ नेबर आ गए हैं। शो IP EIGRP नेबर, शो IP EIGRP interfaces, show run section router EIGRP, रन हो रहा है ऑन फास्ट इथरनेट 0/0 पे, लेकिन फिर भी इसका नेबर जो है वो कह रहा अब नहीं है। नेबर कोई भी अगर अपनी, तो मैंने लैब दोबारा से रीस्टार्ट की है, इसलिए आई डोंट नो फॉर सम रीजन कोई इशू आया हुआ होगा, देखना पड़ेगा मुझे। बहरहाल हमारा जो लैब के अंदर स्टेप था वो कंप्लीट हो गया।
So I was looking at the issue कि बाकी नेबर क्यों नहीं फॉर्म हो रहे थे. There was literally no issue. तो मैंने सारे राउटर्स पे जाके मैंने EIGRP के प्रोसेस को रिमूव किया, नो राउटर EIGRP 25, और मैंने जो कमांड्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की हुई थी वो सारी की सारी दोबारा पेस्ट कर दी, और ये हमारे नेबर दोबारा फॉर्म होने शुरू हो गए. तो मैंने सब राउटर्स पे जाके सिर्फ यही स्टेप किया, नो राउटर EIGRP 25, राउटर EIGRP 25, और बाकी कमांड्स को मेंशन कर दिया. तो हमारे पास सारे के सारे नेबर्स अभी फॉर्म हो गए हैं. तो अगर मैं देखूं हेडक्वार्टर राउटर पे शो IP राउट, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि हमारे पास 1.1.1, 2.2.2, 3.3.3, 4.4.4 और 5.5.5 सारे के सारे एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं. अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ ऑन इंटरनेट, तो ये पिंग हो रहा है. दैट मीन्स के हमारा टोटल पाथ जो है वो सारा काम कर रहा है टू अप टू द इंटरनेट. सो फाइनली हमारा जो है वो जस्ट समथिंग टू डू विद GNS3, ट्रस्ट मी, नथिंग एल्स. GNS3 जो है वो कभी कभी बहुत वियर्डली बिहेव कर सकता है, सो बी वेयर ऑफ दैट. सो इसमें हमने हेडक्वार्टर को क्या 7.8.8.8 क्योंकि हमने ऑटो समराइजेशन को ऑफ नहीं किया, सो नो ऑटो. EIGRP 25, no auto. Show IP route, and there we go. हमारे पास 7.7.7.730/32, 8.8.8.8/32 ये दोनों नेटवर्क हमारे पास आ रहे हैं. तो हमारी लैब का ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया कि हमने EIGRP रन कर दिया अपने दोनों स्पोर्ट साइट्स के साथ. जस्ट बी विद मी, हमारे कुछ ही स्टेप्स रह गए हैं. आई नो ऑलरेडी घंटे से ऊपर हो गया हमारा ये लैब का टाइम, बट इन 3-4 स्टेप्स के लिए एक और लेक्चर बनाना जो है वो फिजिबल नहीं होगा. सो जस्ट बी विद मी. आई नो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, बट it shouldn't take much time. Routes from router 7 should reach branch 8 and vice versa. अब इस वक्त अगर मैं ब्रांच 7 में देखूं शो IP राउट, तो मेरे पास सारे राउट्स हैं जो कि मुझे हेडक्वार्टर बता रहा है, बट मेरे पास 8.8.8.8 नहीं है. सेम थिंग हियर, शो IP राउट, मेरे पास सारे राउट्स हैं लेकिन 7.7.7.7 नहीं. उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है स्प्लिट होराइजन. If I go back to headquarter and if I see, मैंने सब इंटरफेस, दिस वाज द रीजन कि मैंने सब इंटरफेस को लिया था और उस पर ये कॉन्फ़िगरेशन की. सो शो IP इंटरफेस सीरियल 1/0 और .1, and here it says split horizon is enabled. इसका मतलब है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट, let's grab paint and let's quickly see that, कि split horizon ये कर रहा है कि ये है राउटर हेडक्वार्टर, इसके दो स्पोक साइट्स हैं, यहाँ पे फ्रेम रिले है. लेट्स डू दिस. ये अटैच है फ्रेम रिले स्विच के साथ और फ्रेम रिले स्विच आगे से लो. तो अकॉर्डिंग टू स्प्लिट होराइजन, कोई भी राउट जो इस इंटरफेस से हेडक्वार्टर लर्न कर रहा है वो इसी सेम इंटरफेस से दोबारा एडवर्टाइज नहीं करेगा, ये स्प्लिट होराइजन कहता है. तो क्योंकि इस इंटरफेस पे सीरियल 1/0.1 पे बाय डिफॉल्ट स्प्लिट होराइजन एनेबल होता है, इसलिए जब राउटर 7 एडवर्टाइज कर रहा है 7.7.7.7.7 को, तो ये वापस एडवर्टाइज नहीं करता राउटर 8 की तरफ या राउटर 7 की तरफ बिकॉज ऑफ स्प्लिट होराइजन.
इसी तरह राउटर 8 जब इसको एडवर्टाइज करता है तो ये वापस इसको एडवर्टाइज नहीं करता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्लिट होराइजन को इस इंटरफेस के ऊपर डिसेबल करना पड़ेगा। सो इस वक्त मैं अगर ब्रांच 7 से पिंग करूं 8.8.8.8 तो ये पिंग सक्सेसफुल नहीं होगी बिकॉज इसको राउट नहीं पता। इसको डिफॉल्ट राउट पता है लेकिन डिफॉल्ट राउट तो कहीं और लेके जा रहा है, वो तो लेके जा रहा है 192.168.16.0 की तरफ। तो वहां पे तो हमारे पास 8.8.8.8 कॉन्फ़िगर ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेस राउट करूँ 8.8.8.8 तो ये नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा 10.1.1.1 लेकिन आगे नहीं जाएगा क्योंकि वो डिफॉल्ट राउट को फॉलो करेगा। अब हेडक्वार्टर तक ये राउट पहुंचा, राउटर 8 तक पहुंचा लेकिन उसको वापसी का रास्ता नहीं पता, राउटर 7 तक आने का रास्ता नहीं पता। तो ये पिंग जो है ये राउटर 8 तक पहुंचेगा क्योंकि राउटर हेडक्वार्टर तक डिफॉल्ट राउट पहुंचेगा और हेडक्वार्टर को मोस्ट स्पेसिफिक राउट पता है 8.8.8.8 का, तो ये उसको 8.8.8.8 की तरफ फॉरवर्ड करेगा। लेकिन ब्रांच 8 को वापसी का रास्ता नहीं पता क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में 7.7.7.7 का रास्ता नहीं है। अब क्या होगा कि हेडक्वार्टर में हम क्या करेंगे कि मैं इंटरफेस के ऊपर जाऊंगा सीरियल 1/0.1 के ऊपर और मैं कहूंगा नो आईपी स्प्लिट होराइजन और EIGRP का ही ऑप्शन दे रहा है मुझे, तो EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम 25, देयर वी गो। और ये नेबर को दोनों को रीसिंक करेगा। अब अगर मैं जाके दोबारा राउटर 7 का राउटिंग टेबल देखता हूं तो मेरे पास 8.8.8.8 की एंट्री है और इसके राउटर 8 ब्रांच 8 में 7.7.7.7 की एंट्री भी मुझे मिलेगी। और अगर मैं पिंग करूं राउट ब्रांच 8 से 7.7.7.7 को अच्छा जी, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद पता चला कि हमारे पास राउट तो डेफिनेटली लर्न हो रहा है, तो राउट भेज रहा है हमें हेडक्वार्टर राउटर, लेकिन द रीजन हमारे पास पिंग नहीं हो रहा बिकॉज हमारे पास जो लेयर 2 डेल्सी इंफॉर्मेशन फ्रेम रिले इंफॉर्मेशन मिसिंग है। सो व्हाट वी हैव टू डू ऑन राउटर 7 interface serial 1/0 frame relay map IP 8.8.8.8 और इसकी डेल्सी मैं इसको दूंगा 201 और also broadcast और same thing here interface serial 1/0। मैं इसको डीबगिंग कर रहा था और मैं देख रहा था कि यहाँ पे मुझे इनकैप्सुलेशन फेल्ड दे रहा है, so that was the reason I understood के वो फ्रेम रिले की मैपिंग जो है वो मिस है। फ्रेम रिले मैप IP 7777 एंड डेल्सी है 301 और ब्रॉडकास्ट। नाउ इट शुड पिंग if it does not that means one sec शायद जो हमने मैपिंग ऐड की है जब हमने डीबग किया तो वो डीबग की जो इनकैप्सुलेशन फेल्ड हो रही थी वो हो रही थी फॉर डेस्टिनेशन IP 10.1.1.7 की तरफ जब मैं पिंग कर रहा था फ्रॉम ब्रांच 7। तो जब मैं ब्रांच 8 से पिंग कर रहा था ब्रांच 7 को तो वो
फील्ड हो रही थी फ्रॉम 10.1.1.8 की तरफ, तो मैपिंग जो ऐड करनी है वो उस डेस्टिनेशन की तरफ करनी है rather than 8.8.8.8 की तरफ. So interface serial 1/0, no this, and I'll do 10.1.1.8. अब अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 8.8.8.8 को, so yeah, just took a bit of time. So 8.8.8.8 और branch 8 से मैं अगर पिंग करूँ to 7.7.7.7, so yes, working fine. So just to show you, finally interface serial 1/0. So हमारे पास मैपिंग है towards 10.1.1 की और 10.1.1.7 की. I don't think हमें इस मैपिंग की रिक्वायरमेंट है. Show run interface serial 1/0. Yep. So इसको मैं रिमूव भी कर दूँ तो प्रॉब्लम नहीं है. इंटरफेस serial 1/0, no frame relay and this, और अभी भी मैं 7.7.7.7 को पिन कर सकता हूँ और यहाँ से 8.8. So there we go. यहाँ पे आके हमारा थोड़े से ग्लिचेस आए, बट आई एम हैप्पी एटलीस्ट यू हैव सीन इट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हमें और इनकैप्सुलेशन की वजह से क्या इशू हो सकता है और फ्रेम रिले की वजह से, दो कि इट्स नॉट द टॉपिक ऑफ दिस लैब, लेकिन GNS3 एंड कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग, सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड के क्या चीज़ मिस हो सकती है. The next step is configure headquarter router to utilize 25% more of allocated serial interface bandwidth than EIGRP's default configuration. What we have to do is हमें by default एक तो ये पता होना चाहिए कि EIGRP कितनी bandwidth interface की यूज करेगा, and that is by default it's 25%. So अब यहाँ पे क्या चीज देखने वाली है कि 25% बैंडविड्थ तो वो यूज करेगा, बट अगर वही 25% हो फॉर टू डिफरेंट फ्रेम रिले, लेट्स से टू वैन इंटरफेसेस, लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये फ्रेम रिले स्विच है और यहाँ पे टू डिफरेंट साइड्स अटैच हैं. अब यहाँ पे वो 50% कर तो रहा है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास जो बैंडविड्थ कॉन्फ़िगर है वो है 100 के, बाय डिफॉल्ट ये यूज करेगा 50 के. लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे फ्रेम रिले में लेट्स से दो कनेक्शन है तो ये इसको दो पे डिवाइड करेगा, तो हर कनेक्शन के लिए ये यूज करेगा 25 के. सो बाय डिफॉल्ट 50%. एंड अगर हमारे पास फ्रेम रिलेज ATMs के कनेक्शंस हैं तो ये हर कनेक्शन के लिए उसको डिवाइड करेगा फॉर द नंबर ऑफ कनेक्शंस. अगर 3 कनेक्शन है तो 3 से डिवाइड करेगा, 4 है तो 4 से डिवाइड करेगा, और जो भी आपके पास जवाब आएगा, लाइक इन दिस केस 25 के, so ये हर कनेक्शन के लिए बाय डिफॉल्ट ये 25 के यूज करेगा. तो हमने इसकी वैल्यू को बढ़ाना है और हमने इसे कहना है कि 25% नहीं करो, हमें 75% इसे बैंडविड्थ देनी है. सो बाय डिफॉल्ट 50% है और हमने इसको कहा है कि लैब में कहा गया है कि टू यूटिलाइज 25% मोर देन डिफॉल्ट. डिफॉल्ट है 50%, 25% मोर करेंगे तो वो हो जाएगी 75%. तो हमने EIGRP को कहना है टू यूज 75% ऑफ द टोटल बैंडविड्थ rather than 50%. So what I'll do, I'll go on headquarter router क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये फ्रेम रिले के साथ कनेक्टेड है. So I'll go interface serial 1/0, 1/0.1, and bandwidth it's IP bandwidth percent
EIGRP autonomous system 25, and how many percent is 75%. Look at the maximum. I mean, how are we going to use nearly a million percent? But जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो डिवाइड होता है with number of connection उस इंटरफेस के जितने भी हैं. So you could have like 100 different connections. So अगर आपके पास जो let's say अगर आपकी इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है वो है 100 meg या 100,000 किलोबिट पर सेकेंड, इसको मैं डिवाइड करूंगा ओवर द 100 कनेक्शंस अगर उससे निकल रहे हैं. सो ईच एंड एवरी कनेक्शन विल हैव 1000 किलोबिट. सो उससे नंबर काफी कम हो जाता है. तो इसलिए अगर मैं उसको कहूं कि अभी बैंडविड्थ जो है वो यूज करो अप टू लेट्स से 1000%, तो उसकी वो जो कैलकुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है. तो I'll say 75% यूज करें. So that's it. हमारा ये टास्क फिनिश. हमने कह दिया, हमने ये EIGRP को कहा कि वो 25% ज्यादा बैंडविड्थ यूज करे देन अ डिफॉल्ट. Make sure that you advertise a summary of /20 to minimize the routing table entries on router 8 and router 7. So the same thing, I'll go under interface serial 01/0.1 and IP summary address EIGRP 25 172.16.0.0 255.255.240.0 और ये मेरा समरी एड्रेस हो गया जो कि ब्रांच 7 और ब्रांच 8 तक जाएगा. सो अगर मैं ब्रांच 7 का राउटिंग टेबल देखूं, पहले मुझे राउटिंग टेबल में ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट राउट्स रिसीव हो रहे थे. अब मेरे राउटिंग टेबल में मुझे सिर्फ एक ही एंट्री आ रही है /20 की. और सेम थिंग ऑन ब्रांच 8 172.16.0.0/20. And finally, we have, as a network administrator, you know that branch 7 and branch 8 are the last hops in your network. You need to minimize the risk of EIGRP queries flooding on serial links. So, queries हमने कॉन्सेप्ट में देखा था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे कि EIGRP queries can cause quite a lot of issues. So हम इस लैब के टास्क में हमें ये बोला जा रहा है कि ब्रांच 7 और ब्रांच 8 हमें पता है कि वो लॉस्ट हॉप्स हैं हमारे नेटवर्क के, इनके बाद आगे कोई नेबर नहीं है. तो अगर कोई नेबर डाउन हो जाता है तो ऐसा ना हो कि क्वेरी हमने भेजी है और फ्रेम रिले के स्विच में कोई इशू आ गया और वो क्वेरी का रिप्लाई नहीं आया और बाय डिफॉल्ट वो 3 मिनट के लिए जो है वो क्वेरी का वेट करे उसके रिप्लाई का, और तब तक हमारे नेबर जो है वो डाउन हो जाए जस्ट बिकॉज एक फ्रेम रिले के लिंक से जो है वो जवाब नहीं आ रहा. वो सारे के सारे नेबर्स को डाउन कर सकता है. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर कि हमने जब थ्योरी में देखा था कि इसके कुछ डिफरेंट तरीके हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के. एक तो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया फॉर 172.16 नेटवर्क के लिए कि हमने उसका समरी एड्रेस एडवर्टाइज कर दिया. अब अगर हेडक्वार्टर राउटर भेजता है क्वेरी फॉर 172.16 I don't know /21 नेटवर्क के लिए, तो ब्रांच 7 उसके कहेगा सॉरी मुझे नहीं पता बिकॉज तुमने बताया था मुझे कि 172.16/20 तुम्हारे से रीचेबल है. सो मुझे नहीं पता कि भी वो आगे कहां से रीचेबल है. सो नो. दूसरा उसका तरीका था टू कॉन्फ़िगर अ स्टब राउटर. सो ब्रांच 7 और ब्रांच 8 को हम स्टब राउटर बना सकते हैं. So what we have to do, router EIGRP 25 EIGRP stub, or here we go as well, router EIGRP 25 EIGRP stub. अब पे नेबर रीसिंक हुआ और नेबर रीसिंक होके वो स्टब फ्लैग उसका वो दोबारा से नेबर एडजेसेंसी फॉर्म हुई. अब जब हेडक्वार्टर राउटर किसी भी राउट के लिए ब्रांच 7 से क्वेरी करेगा या अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, अगर उसके पास कोई रास्ता हुआ फाइन, नहीं हुआ तो ये हेडक्वार्टर को बोलेगा कि सॉरी मैं तो भी स्टब हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है, मेरे नेबर के पास, तो आई डोंट नो मेरा नेबर कोई है ही नहीं तुम्हारे अलावा, दैट्स व्हाई आई एम स्टब.
तो नेबर फॉर्मिंग के टाइम स्टब भी एक फ्लैग होता है जो हेडक्वार्टर तक, जो नेबर तक पहुंचता है कि भाई मैं स्टब हूं या जो भी स्टब राउटर होता है. सो दैट इज इट. क्वाइट अ लेंथी लैब जो आज हमने की. और इस 20-25 मिनट के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर नहीं बनाना चाह रहा था, जस्ट बिकॉज कि आप भी ऑब्वियसली एक ही दफा बैठ के ये लैब सारी कर रहे होंगे. सो आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक दिस थिंग कि आप दोबारा से जाएं और फिर अगले लेक्चर का वेट करें और फिर दोबारा से ये 25 मिनट का की लैब को कॉन्फ़िगर करें. आई नो ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, 1 hour 25 minute ऑलरेडी हो चुके हैं, बट that is the final lecture for this lab. हमारी EIGRP की लैब के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आप स्ट्रेसफुल मूड से कुछ इस तरह से आगे होगे कि भाई याहू हमने सारे के सारे जो स्टेप्स है लैब के अंदर वो हमने कॉन्फ़िगर कर लिए, हमने उनको वेरीफाई कर लिया. सो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. कोई क्वेश्चन हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप अगर EIGRP से रिलेटेड, राउटिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, इस लैब से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली एट usman@urduitacademy.com के ऊपर, या आप उर्दू IT अकेडमी के फेसबुक के फोरम पे कमेंट लिख सकते हैं. सो या दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. अल्लाह हाफिज.